गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम बैंकिंग है उसका पार्ट 1 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैंक्स इन इंडिया का। उसके पहले आप एक बात समझिए, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातें जानी थी। जैसे ये कि एपेक्स बैंक है, सबसे ऊपर यही आता है, सरकार का बैंक है, इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। और एक मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई थी कि इसे बैंकर टू द बैंक भी कहते हैं, मतलब ये सारे बैंकों का एक बैंक है। तो हेड पे ये आ गया, समझ गए। तो ये कुछ बात है, ये मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पे भी यहाँ पे काम करता है हमारी इकोनॉमी में। तो ये हमने आरबीआई के बारे में लास्ट चैप्टर में जान लिया था। अब इस चैप्टर में हम राइट फ्रॉम द स्क्रैच बैंक को समझेंगे। देखिए सभी को पता है बैंक क्या होता है, लेकिन फिर से एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताती हूँ कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है। इंटरमीडिएटरी मतलब बिचौलिया हो गया, बीच का। किसके किसके बीच में ये बिचौलिया है? ये पीपल के बीच में, मतलब लोगों के बीच में, और इकोनॉमी के बीच में। अब थोड़ा सा समझाने को ये भी बता देती हूँ कि किस तरह से। देखिए लोगों से ये क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोग इसमें पैसा जमा करते हैं। देखो सब जा रहे हैं पैसा जमा करने, जमा करते हैं और ये अपने पास मेंटेन करता है उस पैसे को। अब जब पैसा आ गया तो ये इकोनॉमी में इस पैसे को लोन के तौर पे देता है। किसको देता है? बिजनेस को दिया, किसी को दिया, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया और उससे इंटरेस्ट अर्न करा। तो लोगों को इंटरेस्ट इसने उनकी सेविंग्स पे दिया, और जो लेंडर्स, जो जिनको इन्होंने लेंड किया, जो बिजनेसमैन है या जिन्होंने भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इससे पैसा लिया है, लोन लिया है, उनसे इंटरेस्ट उसने अर्न करा। तो हुआ क्या कि जो इंटरेस्ट इसने अर्न करा और जो इंटरेस्ट ने लोगों को दिया, उसके बीच में ये कुछ भी जो पैसा वगैरह बचता है तो प्रॉफिट के तौर पे उस पैसे को ये कमाता है। तो ये हो गई बैंक की कमाई, समझे। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कमर्शियल बैंकिंग। क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंकिंग। इतनी बात समझ आ गई आपको? हमारे देश में अगर आप कहो अब कि मैम इंडिया के अंदर किन तरह के बैंकों की झलक मिलती है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ के बैंक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी को झलकाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बैंक देखने को मिलते हैं ना। अगर आप कहें पब्लिक सेक्टर बैंक, हाँ बिल्कुल मिलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह क्या है, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक तो है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाए और अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो हाँ जनाब बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर बैंक भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा जो है वो आपका आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया। और तीसरे नंबर पे अगर हम देख लें तो हम फॉरेन बैंक्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ बैंक आपने देखे होंगे, एचएसबीसी वगैरह, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर एक बैंक है। तो ये सब फॉरेन बैंक भी, तो हर तरह की आपको झलक देखने को मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ के जो बैंकिंग सेक्टर है ये मिक्स्ड इकोनॉमी को भी झलकाता है। ये कैपिटलिस्टिक भी है और सोशलिस्टिक भी है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब समझो मेन बैंकों का काम क्या होता है। मेन बैंकों का काम होता है कि जो पूरी ओवरऑल ग्रोथ है इकोनॉमी की, उसे एक तरीके से उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये अलग अलग सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उनको पैसा उधार देते हैं ताकि वो सेक्टर्स अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, तो ये लोग ऐसे करते हैं तो भाई काम आगे बढ़ता है। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। अभी जो एग्जिस्टिंग, मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, अब आपको अपने इस रेस्टोरेंट को और ब्रांचेस खोलनी है। आप बैंक के पास गए, आपने लोन लिया और उसके बाद आपने ब्रांचेस खोली, तो ये मदद कर रहा है ना आपकी। तो इसमें मदद करता है। नए बिजनेस, अब आपको एक नया बिजनेस शुरुआत करनी, मान लो कि टेक्सटाइल के लिए आपको कुछ खोलना वगैरह है। अब इसके लिए आपको कोई इंडस्ट्री डालनी है, फैक्ट्री डालनी है, कुछ भी करना है, फैक्ट्री डालनी है, तो आप बैंक के पास गए, आपने लोन मांगा और आपको लोन मिला और आपने नया बिजनेस शुरू करा। तो हर तरह से एक तरीके से ये हमारी इकोनॉमी में मददगार साबित हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैम ये सब तो ठीक है, तो क्या बैंक में रिफॉर्म्स वगैरह की भी जरूरत पड़ती है?
हाँ, बिल्कुल पड़ती है, लेकिन हम थोड़ा-सा बैक डेट में जाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। आप जानते हैं कि 1991 में हमारे देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, है ना? उसके बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ आने लगी, सब कुछ होने लगा, ठीक है? तो लिबरलाइज़ेशन पॉलिसी जब हमारी आई थी, तो रिफॉर्म्स यहाँ पे तो आए, लेकिन उसके साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर में भी आए। और ये बहुत ज़रूरी भी थे। और ये सारे रिफॉर्म्स आए आपके नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है? बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए वो आए नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, क्योंकि 1991 के पहले मालूम है क्या होता था? उसके पहले ज़्यादातर जो आरबीआई के अंदर ही बैंक को रेगुलेट किया जाता था, ठीक है? सब कुछ इन्हीं की देख रेख में होता था। तो अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खुली और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को भी अलाउ करा गया भाई, इसलिए कि भाई यहाँ पे ग्रोथ हो प्राइवेट सेक्टर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स ज़रूर लाए जाएं। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आए तभी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले सब चीज़ें क्या हो रही थी, पहले सब कुछ सरकार के हाथ, सरकार के हाथ, सरकार के हाथ। अब अगर प्राइवेट सेक्टर को लाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंकों को थोड़ा सा भाई यहाँ पे रिफॉर्म्स इनके अंदर भी लाने पड़ेंगे ना। तो वही देखने को भी मिला। अब अगर रिसेंटली अभी मैं आपको बात बताऊं तो अभी बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं, जिसमें कि अब 2019 का भी लेटेस्ट मर्जर की बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर देंगे कुछ 4 एंटिटीज में, और अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो सिर्फ 12 बचे हैं, ठीक है? 12 बचे हैं, ठीक है? 2020 तक मामला ये हुआ कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके साथ एक जो है वो स्टेट ओन्ड पेमेंट बैंक भी है हमारे देश भारत के अंदर। तो ये कुछ हमने कहानी आपको बताई बैंक्स इन इंडिया की, ठीक है? आगे बढ़े। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, बहुत बढ़िया है, समझने वाली बात है, इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। आइए जानते हैं कि बैंक स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश के अंदर। देखिए, ये चार्ट तो पूरा आपको एक बार में दर्शा देगा, बट एक्सप्लेन करने का इस चार्ट को काम करेंगी आपकी मैम, मतलब प्रसन्ना वर्मा, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले जो ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं, पिताजी, वो भाई सबके बाप, वो हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सब कुछ देख रेख अगर हम कहें कि कोई भाई मॉनेटरी और बैंकिंग अथॉरिटी देश में कौन है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे कि होता क्या है कि बेटा अपने बाप के पास पैसे रखाता है ना, अब ये ना कहिएगा नहीं नहीं हम तो मम्मी के पास रखाते हैं, ठीक है? तो जैसे बेटा अपने बाप के पास रखाता है ना, तो उसी तरीके से ये सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक हैं, ये सारा का सारा अपना पैसा जो है वो रखाते हैं अपने पिताजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। अब आप कहेंगे अच्छा इंटरेस्टिंग तो लगता है, तो बताइए इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल, जी हाँ, अप्रैल फूल वाले दिन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और किसकी प्रोविजन के हिसाब से किया गया था? एक एक्ट था, एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। उसकी प्रोविजन के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है? अब स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में जो इसका सेंट्रल ऑफिस होता था ना, अब अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो अंग्रेजों के टाइम पे जो इसका सेंट्रल ऑफिस था वो कैलकाटा में था, ठीक है? इनकी सबसे प्रिय जगह पे। बट बाद में इसको परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, और ये बात कुछ 1937 की। अब आप कहेंगे कि मैम ये सेंट्रल ऑफिस क्या, हमारे शहर में भी आरबीआई की ब्रांच है? तो भाई देखो, सेंट्रल ऑफिस का मतलब वो होता है कि जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं, आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं, और वहीं पे ही पॉलिसीज वगैरह को बनाया जाता है, तो वो होता है सेंट्रल ऑफिस, ठीक है? देखिए, आरबीआई के बारे में एक बात जान लीजिए कि आरबीआई जब स्टार्टिंग में आया था, जब इसको बनाया गया था, तब ये नेशनलाइज बैंक नहीं था, सरकारी बैंक नहीं था। तब ये जो है वो प्राइवेटली ओन था, इसमें शेयर कैपिटल लगी हुई थी, मालूम है? लेकिन बाद में जब से इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, और तब से ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड बैंक बन गया। इतनी बात समझ आ गई बात? चलो भाई, आरबीआई के बारे में समझ लिया। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा नीचे के स्टेप उतरते हैं, आरबीआई के नीचे आएंगे तो यहाँ एक आएगा शेड्यूल बैंक और एक आएगा नॉन शेड्यूल बैंक। तो पहले हम शेड्यूल बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो भाई, अब शेड्यूल बैंक को शेड्यूल बैंक क्यों कहते हैं? शेड्यूल बैंक को शेड्यूल बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ना 1934 वाला, तो ये जो एक्ट है इसका एक सेकेंड शेड्यूल है,
इसके अंदर एक सेकंड शेड्यूल है और उस सेकंड शेड्यूल के अंदर जिन बैंकों को लिस्ट किया जाता है उन्हें बोलते हैं शेड्यूल बैंक। समझ आई बात आपको इतनी? ठीक है। अब इस सेकंड शेड्यूल के अंदर भी अगर बैंकों को खुद को लिस्ट कराना है तो ऐसे ही तो हवा में हो नहीं जाएगा कोई भी बैंक अंदर। इसके लिए कुछ कंडीशन की जरूरत होती है, जैसे कि इनके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और इनके जो रिजर्व हैं वो एटलीस्ट 0.5 मिलियन और होने चाहिए। और साथ में जो रिजर्व बैंक है उसे यहाँ पे सेटिस्फाई करें कि भाई देखो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो डिपॉजिटर्स के साथ इनकी धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जैसे भी ट्रांजेक्शन इनका डिपॉजिटर्स के साथ है वो उनकी भलाई में है। ये सब बातों से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाई हो जाता है तो ठीक है, सब कुछ करने के बाद इनको शेड्यूल बैंक के अंदर बैंकों को लिस्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? अब शेड्यूल बैंक भी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, शेड्यूल बैंक भी डिवाइडेड है। देख सकते हैं आप चार्ट के अंदर, इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होते हैं कमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है? अब इनके बारे में हम धीमे धीमे समझेंगे। अब फिलहाल हमने इतना शेड्यूल बैंक का समझ लिया ना, अब हम थोड़ा सा नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके तो जो है बेटे हो ही नहीं पाए, ये तो यहीं पे ही खत्म हो गए। तो इनके बारे में छोटी सी बात जान लेते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जिनको सेकेंड शेड्यूल में नहीं डाला जाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के। ठीक है, बहुत आसान था कि इस एक्ट के जो सेकेंड शेड्यूल में डाले जाते हैं वो शेड्यूल बैंक हो गए, जो नहीं डाले जाते वो नॉन शेड्यूल बैंक हो गए। इतनी बात एक बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे आते हैं शेड्यूल बैंक के नीचे चलते हैं। अब शेड्यूल बैंक के नीचे मैंने आपको बताया ना, एक कमर्शियल बैंक होते हैं, एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो जानते हैं सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में। देखो भाई, कमर्शियल बैंक कौन हो गए? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऐसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो डिपॉजिट लेते हो और लोन देते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको, जब हम बैंक इन इंडिया पढ़ रहे थे ना, तभी मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंकिंग क्या हुई कि भाई लोगों का डिपॉजिट अपने यहाँ करा और दूसरे लोगों को प्रोडक्टिव मीन्स के लिए जैसे भी यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करा। तो ये हो गई कमर्शियल बैंकिंग। अब ये कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं? ये चेक वगैरह इशू कर सकते हैं, है ना। आप जाते हैं भाई, चेक्स वगैरह इशू कर सकते हैं ना, चेक्स इशू कर सकते हैं, ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं, पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट के तौर पे। इसके साथ ये मनी लेंडर का भी काम करते हैं, पैसा दे रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट लोन्स की ओवरड्राफ्ट कर देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मान लो आपके अकाउंट में कुछ लिमिट दे दी, मान लो 5,000 रुपये की लिमिट दे दी कि कोई बात नहीं, अगर आपके अकाउंट में कोई चेक लगाएगा और आपके अकाउंट में 1,000 रुपये भी होंगे और आपने 5,000 रुपये का चेक दे दिया है तो क्या होगा, आपको बाकी का 4,000 रुपये बैंक की तरफ से दे दिया जाएगा। कोई बात नहीं, उसका चेक आपका बाउंस नहीं होगा, लेकिन बाद में जब आप पैसा डालेंगे तो आपसे पैसा ले लिया जाएगा। तो ये होती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। तो ये सब प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे डिपॉजिट अकाउंट देते हैं, जैसे चेकिंग, सेविंग्स, टाइम डिपॉजिट, बहुत सारे आपको डिपॉजिट अकाउंट देंगे। और इनका मेन मुद्दा क्या है? इनके नाम में ही इनका मेन लक्ष्य है कमर्शियल। कमर्शियल का क्या मतलब हो गया? प्रॉफिट। तो इनका मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट कमाना, समझे। और इसे जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, खूब सारे लोगों का ग्रुप होगा वो ओन करेगा इसको। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे इसके अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के बारे में। HSCBs यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में। देखिए, ज्यादातर जो पोर्शन का बिजनेस का पोर्शन है इन शेड्यूल बैंक का, वो ज्यादातर जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक से आता है। अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ज़रा बताइए थोड़ा और इलैबोरेट करके मैम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को यहाँ पे 5 ग्रुप में मतलब कैरेक्टराइज करा गया है इनटू 5 ग्रुप्स। और 5 ग्रुप ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इनकी ओनरशिप पे और इनके नेचर ऑफ ऑपरेशन पे। मतलब समझो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को 5 ग्रुप्स में यहाँ पे कैरेक्टराइज करा गया और ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो भाई ओनरशिप क्या है उस बेसिस पे बेस्ड है, और या तो भाई किस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब क्या ऑपरेशन है इनका, उस बेसिस पे बेस्ड। अब आपको ये बात पता होगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके जो 6 एसोसिएट थे इनको मर्ज कर दिया गया था। सारे सब्सिडीज थी एसबीआई की, इनको स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया था। और जो ये है पूरा ना, इसको एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे देखा जाता है इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका एक डिफरेंट स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट क्या डिफरेंट है आपको बताती हूँ। देखो भाई, एसबीआई एक्ट
1955 के अंदर बना है ये, और दूसरा जो है वो SBI सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 के अंदर सब्सिडरीज बनी है। इसलिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और उसके जो सब्सिडरीज है मतलब एसोसिएट्स हैं, इनको एक अलग कह सकते हो आपकी कैटेगरी के तौर पे देखा जाता है। इतनी बात है, इतना समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे समझो कि नेशनलाइज बैंक एक तरफ हो गए, ठीक है, नेशनलाइज बैंक मैंने आपको बताया। नेशनलाइज बैंक, उसके साथ जो SBI और उसके एसोसिएट है, मतलब अब तो एक ही में हो गया है सब कुछ, नेशनलाइज बैंक और उसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे एक साथ मिलके क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रुप, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक ग्रुप। अब इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि SBI एंड एसोसिएट बैंक, अदर नेशनलाइज बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक सब एक साथ अगर मिल जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक ये बनते हैं। तो ये कुछ कहानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। उसके साथ आपको मालूम है कि IDBI एक बड़ा फेमस है। IDBI लिमिटेड जो है, इसको भी नेशनलाइज बैंक के ग्रुप की कैटेगरी में डाल दिया गया है 2004 में, दिसंबर 2004 के बाद ये भी अब इसके अंदर आ गया, इनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। अब आप कहोगे ठीक है, समझ तो आया, समझ आया मैम, वाह क्या समझाया आपने। अब बात आती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो आप ये भी बताइए थोड़ा, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं। देखो भाई, प्राइवेट सेक्टर बैंक में यहाँ पे जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आ जाएंगे, और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी आ जाएंगे। समझे? न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जानते हैं कौन से होते हैं? वो सारे बैंक जिनको जो RBI ने गाइडलाइंस इशू करी थी ना एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर को लेके 1993 में, उसके बाद जो आए हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, और उसके पहले जो आए हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, मतलब सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी। अब बात अगर फॉरेन सेक्टर बैंक की आती, तो फॉरेन बैंक होते क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखो भाई, फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जो हमारे देश के अंदर हैं। अब ये देश के अंदर किस तरह से हैं? या तो इनकी पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रांच हमारे देश के अंदर है, समझे, या फिर किसी सब्सिडरी रूट के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है, या फिर इनका जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस यहाँ पे है। और जो मेन बैंक है ना, ये बैंक यहाँ का नहीं होता है, ये बैंक होता है किसी फॉरेन कंट्री का। सपोज हम एग्जाम्पल आपको दे रहे थे ना, स्टैंडर्ड चार्टर, वो यहाँ का नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये फॉरेन बैंक कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात आपको? अब मैं एक एक करके आपको जितने भी टाइप है इनके बारे में बहुत अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, पब्लिक सेक्टर बैंक, नाम ही कहता है पब्लिक मतलब जनता का, जनता का मतलब सरकार का, तो गवर्नमेंट का ये बैंक हो गया। अब गवर्नमेंट का बैंक कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि भाई जो ज़्यादातर स्टेक हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक सरकार के हाथ में है, तो सरकार का बैंक हो गया ये। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता दूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह, सारे बैंक ये किसके हैं भाई? पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के। अब दूसरे क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे मैंने आपको बताया, तो इसकी शेयर कैपिटल किसके हाथ में होगी? ये होगी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में, तो मतलब हो गया ये प्राइवेट सेक्टर बैंक। और ये सारे जो बैंक हैं, इनको कंपनीज के तौर पे रजिस्टर किया गया है विद लिमिटेड लाइबिलिटी। और कुछ एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल जैसे ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, ये सब बड़े फेमस हैं। अब तो भाई टू बिग टू फेल तक हो गया HDFC, बहुत बहुत अब तो पैर जम गए हैं यहाँ पे। चलिए, अब क्या फॉरेन बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये ऐसे बैंक हैं जिनको रजिस्टर करा गया है, या इनका हेडक्वार्टर मतलब इनका जो रजिस्ट्रेशन मेन जो ये बिलोंग कर रहे हैं ना, ये फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, बाहर के देश में कर रहे हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है वो बाहर के देश में है, फॉरेन में है, बट ये अपनी ब्रांचेस के माध्यम से हमारे देश के अंदर, यहाँ पे हमारी कंट्री में ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैं कई बार बता चुकी हूँ, अब तो रट गए होंगे आपको, जैसे SSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर हो गया, है ना, ये सब तो सुनते रहते होंगे। अब तो ऑफर भी आ रहा है स्विगी जोमेटो, बहुत बढ़िया है स्टैंडर्ड चार्टर को लेके। चलो भाई, उसके बाद क्या बात आती है? आखिरी में आते हैं रीजनल रूरल बैंक। तो इसका नाम सुनो ना आप, तो समझ लो, तुरंत रूरल नाम आ रहा है तो समझ लो गाँव के लिए बनाया गया, जैसे समझ लो। तो इन बैंकों को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, प्रोविजन जो एक ऑर्डिनेंस की थी, जो 26 सितंबर 1975 में निकाली गई थी, और साथ में यहाँ पे RRB एक्ट 1976 के तहत। उद्देश्य मालूम है क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था भाई, देखो, क्योंकि एग्रीकल्चर
और जो गांव वगैरह के जो और सेक्टर्स होते हैं, रूरल एरियाज के सेक्टर होते हैं, इन सबको पैसा कैसे प्रोवाइड करा जाए। उनको मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करा। भैया किसी से कर्ज लेते थे, अब बेचारे वहाँ के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अंगूठा छाप है, अंगूठा लगा दिया, कुछ भी लिखवा दिया, एक्सप्लॉइट कर रहे बैठे। तो इसके लिए था कि एग्रीकल्चर को प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड मिल सके, क्रेडिट मिल सके, और उसके साथ रूरल सेक्टर को भी थोड़ी मदद हो सके। तो इसके लिए इस बैंक को स्टैब्लिश करा गया था। अब ये काम कहाँ करते हैं? क्या जहाँ मन चाहे वहाँ काम कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड होता है टू द एरिया जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है। मतलब कवरिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट। एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताएगी। अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने इनका बताया ओनरशिप किसकी है, इनकी ओनरशिप बताई, इनकी ओनरशिप बताई, इनकी भी ओनरशिप बता दीजिए। तो मैंने जैसे बताया कि एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका मतलब इसमें स्टेट का भी कुछ ओनरशिप होगा, तभी तो ये इतना अपना हस्तक्षेप कर पा रही हैं। तो ये जॉइंटली ओन्ड है। अब जॉइंटली कौन कौन इनको ओन करता है समझिए। एक तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। इसके साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, जैसे कि मैंने बताया स्टेट का भी रूल है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। और उसके साथ स्पॉन्सर बैंक हो गया, स्पॉन्सर बैंक हो गया। अब स्पॉन्सर बैंक में 27 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एक जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो आता है। अब आप कहोगे कि ठीक है, आपने मैम बोला कि ज़्यादातर स्टेक होल्ड जो है उसमें सरकार के हाथ में, इसलिए पब्लिक सेक्टर है, ज़्यादातर शेयर कैपिटल इसमें प्राइवेट के हाथ में है पूरी तरीके से, तो प्राइवेट सेक्टर है। तो भाई इसमें शेयर कैपिटल का क्या रोल है, यही तो आपके दिमाग में आया होगा ना। तो भाई आरआरबी के जो शेयर करते हैं वो इशूड कैपिटल जो है वो शेयर करती है इन द प्रोपोर्शन 50%, 15% और 35%। हिस्सा कैसे है? पहला बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, दूसरा हिस्सा जो 15% का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और 35% का हिस्सा है वो स्पॉन्सर बैंक का है। ज़्यादा हिस्सा इसलिए क्योंकि काम तो मेन स्पॉन्सर बैंक कर रहा है, तो भाई इसलिए उसको ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे से आ गई होगी आई होप। अब यहाँ पे हमने कमर्शियल बैंक का तो पूरा चार्ट इधर समझ लिया, शेड्यूल समझ लिया, अनशेड्यूल समझ लिया। एक और रह गया, वो रह गया कोऑपरेटिव बैंक। तो देखो, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। कोऑपरेटिव बैंक मतलब कोऑपरेट होके यहाँ पे काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी जो इसके मेंबर्स से बिलोंग करती हो, ठीक है, मतलब इसके मेंबर ही इसके कस्टमर है और इसके मेंबर ही इसके ओनर है। कुछ मेंबर हैं, वही कस्टमर है और वही ओनर है। तो कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे क्या करता क्या है, ये यहाँ पे जो लोगों के द्वारा इसे बनाया जाता है ना, वो उन्हीं को ही बिलोंग करता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है, सेम लोकल लोग हो सकते हैं, ये सारे के सारे मान लो इनका सेम एक इंटरेस्ट है कि इनका खुद का एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे साथ में मिलजुल के एक बनाया एक एंटिटी जिसमें ये इन सारे के सारे ये ओनर भी हैं और इससे ये मदद भी लेते हैं। ठीक है, अभी आप और चीज़ें समझोगे। देखो भाई, अब ये बैंक सिर्फ नॉर्मल नहीं है कि हाँ भाई बना दिया सब लोग मिलके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ चीज़ें क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि देखो भाई, लोन्स तो ये देता ही देता है, लोन्स देता है, डिपॉजिट भी ये करता ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह भी होते ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एकदम इसका हाथ खुला नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कोई बड़े लेवल पे कोई सरकारी बैंक तो है नहीं, ये कोऑपरेटिव बैंक है, लोगों के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा मिल के बना है। तो इसलिए इसके लिमिटेड बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। इसके जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये लिमिटेड मात्रा में कर पाता है। और इस अगर हम देखें स्पेशली किस चीज़ में करेगा, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा काम करता है। अब आप ये चीज़ समझ रहे होंगे ना कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा भाई इसी फील्ड में ही कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ये गाँव दराज का हो सकता है मामला हो, तो एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी काम करता है। इसका मेन जो फाइनेंस करने का, इसका मेन अगर कह लो मेन फाइनेंसर ही किस चीज़ का है, तो मेन फाइनेंसर समझ लो भाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का ही है। कुछ छोटी मोटी जो इंडस्ट्री होती है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिनको बोलते हैं, उनको भी पैसे देता है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को भी देता है। तो इन सब में काम करता है मेन, समझ है। अब आप कहोगे कि अच्छा, अब ज़रा से लोगों का है, कुछ ही मेंबर्स होते होंगे, बहुत लाखों तो होते नहीं होंगे, मतलब दसियों लाख हो जाए, तो इसलिए क्या इनको प्रॉफिट वॉफिट होता है क्या? तो भाई मामला ये है कि कोऑपरेटिव बैंक ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मैं बताऊं, अब आप कहोगे ठीक है, इंटरेस्टिंग तो लगता है सुनने में। ये बताइए कि पहला कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश भारत के अंदर कौन सा था? तो पहले का नाम था
योन्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है ACBL। और ये पहला कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश के अंदर जो वडोदरा है ना, गुजरात में सिटी, वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये पिछले साल की बात है, फरवरी की बात है 2020 की, जब कैबिनेट ने कुछ चेंजेस करे थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। और इसमें यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दे दी थी कि आप अब कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पे रेगुलेट करोगे एज द गवर्नमेंट वाज लुकिंग टू टाइटन स्क्रूटनी एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। हुआ क्या था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई थोड़ा हम सही से स्क्रूटनी करते हैं, देखें क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव बैंक इस तरह से कोलैप्स होंगे तो इकोनॉमी को झटका लगेगा। इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट लाई, यूनियन कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट अप्रूव करे थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि आप थोड़ा देखिए, रेगुलेट करिए इन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये कुछ कहानी हमने आपको बता दी। अब जो ये था कि भाई देखो, जो भी कमज़ोर हैं कोऑपरेटिव बैंक, वीक हैं, उनको थोड़ा सा आप देखो, कंट्रोल करो। और नए प्रपोजल के हिसाब से कोऑपरेटिव बैंक को ये था कि अब यहाँ पे आरबीआई को थोड़ा ये पूछेंगे, जब ये अपने सीईओ का अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे ना, अपने सीईओ का अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे, तो आरबीआई से ये जो है राय मशवरा करेंगे। और जो बैंक हैं वो ऑडिट्स वगैरह भी करेंगे, जैसे कि आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उस हिसाब से इनकी ऑडिटिंग भी होगी। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई इतनी बात आपको? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा दिया इसको। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो कहता है भाई मेजर एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर। आइए समझते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट वाइज इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए, बहुत आसानी से प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ या फॉरेन बैंक्स हमारे यहाँ आ सकते हैं, और इन्हीं रिफॉर्म्स जो लाए गए कि आसानी से आए जाएं, उसी हिसाब से आज देखिए कितने बड़े बड़े बैंक आ गए। ICICI कितना बड़ा बैंक है ना, छोटे छोटे थे हम लोग तब ये आया था, इफ़ यू रिमेंबर। उसके बाद HDFC, मतलब आया क्या था, नाम सुनना शुरू किया था इसका। HDFC तो अब इतना हो गया, टू बिग टू फेल हो गया भैया, सरकार इसको मदद करने लग जाएगी अगर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। एक्सिस बैंक कितना फेमस हो चुका है ना। और कुछ फॉरेन बैंक जैसे कि सिटी ग्रुप कितना फेमस है, HSBC तो क्या ही बोलूं। ठीक है, उसके बाद बार्कलेस वगैरह, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ही ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो इतनी पॉपुलैरिटी आप देख ही रहे हो। और पब्लिक सेक्टर बैंक, आप जानते हो पब्लिक सेक्टर को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आज़ादी है कि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करिए और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाइए। ठीक है, इस तरह से बनाइए कि मतलब ये जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसी के बेसिस पे बढ़िया सी एकदम चौकस सी चीज़ें आप बनाइए, बढ़िया अपनी पॉलिसी बनाइए। तो इतना तो आज़ादी होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। अब इंटरेस्ट रेट्स, चाहे वो डिपॉजिट पे हो चाहे वो एडवांसेस के हों, दोनों ही इंटरेस्ट रेट को भी मालूम है डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट का मतलब कि ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, हर बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि क्या इंटरेस्ट ये ऑफर करना चाहता है ना, सेविंग्स वगैरह के ऊपर। और हालांकि अभी रिसेंटली अभी ये हुआ कि ये RBI रेगुलेट करने लग गया, लेकिन काफ़ी वक्त तक ये रहा था, डीरेगुलेट कर दिया गया था। इसी तरीके से लेंडिंग रेट, मान लो बैंक किसी को लोन वगैरह दे रहा है तो उसमें क्या, तो ऐसे लेंडिंग रेट में भी बैंक एकदम फ्री था डिसाइड करने के लिए कि क्या इंटरेस्ट देना चाहता है ना, क्या इंटरेस्ट ये चार्ज करेंगे अगर जो है वो कोई बंदा लोन ले रहा है तो। और ये पूरा जो मामला था ना, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे, तो ये क्या करते थे कि लोवेस्ट रेट जितना भी होता था पॉसिबल था उतना ये जो है वो पब्लिश करते थे अपना, जिसे कहते थे बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, BPLR। अब देखो, अब इसमें क्या ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम थी, क्यों, क्योंकि कोई भी बैंक कितना भी कम कर दे रहा है, कोई अलग कर रहा है कोई अलग कर रहा है, तो इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम थी। और मालूम है बैंक क्या करने लग गए थे, बैंक करने लग गए थे कि भैया BPLR जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है, इसके भी नीचे जो है इंटरेस्ट देने लग गए थे, जिसे कह रहे थे सब BPLR लेंडिंग। तो अब हुआ क्या कि RBI को लगा कि ये तो भैया मामला गड़बड़ा रहा है। इसके लिए RBI ने क्या करा कि 2010 में सारे बैंकों से कहा कि आप अब यहाँ पे BPLR की बजाय स्विच ओवर कर दो, आप अब किस पे, बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
और ये कहा कि आप जो है दैट लेंडिंग वुड नॉट बी डन बाय बैंक्स बिलो देयर रिस्पेक्टिव पब्लिश्ड बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे कोई भी बैंक जो है वो बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम जो है वो लेंडिंग उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट से कम इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एडवांसेस दे रहे हो, DRI एडवांसेस दे रहे हो कोई गरीब तबके को, मतलब वीकर सेक्शंस को, या लोन अगेंस्ट ओन डिपॉजिट जो लोग लेते हैं ना, ये लोन वगैरह FD वगैरह पे लोन लेते हैं, तो इस पे या एम्प्लॉयज़ को लोन देने में ये सब बातें नहीं थी, लेकिन आम नॉर्मल तरीके से लोन देने में ये सब बातें कही RBI। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ जो बेसिक डिफरेंस है इस BPLR और बेस रेट के बीच में, जो ये बाद में आया, इनके बीच में ये बेसिक डिफरेंस है कि जो BPLR है ये इसके अंदर कंपोनेंट है रिस्क प्रीमियम का। मतलब इट हैज़ टू बी लोडेड ऑन बेस रेट, और अगर बेस रेट के नीचे लेंडिंग होने लग गई, जैसे कि हमने बात करी कि हर बैंक अपना खुद का कर रहा था, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जो प्रपोजिशन है बैंक के लिए ये यहाँ पे लूज करेंगे ये, तो इनको यहाँ घाटा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा एक नया टर्मिनोलॉजी आती है, थोड़ा समझते हैं। एक है भाई, इसका नाम है MCLR। ठीक है, MCLR मेथोलॉजी ये इंटरेस्ट रेट्स को एडवांसेस के लिए फिक्स करने के लिए है, इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए है। और ये मालूम है कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 2016 में, 2016 के 1 अप्रैल से। और कौन लेकर आया था? लेकर आए थे अपने बैंकों के बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जो नई वाली थी, ये नई वाली आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुरानी वाली थी 2010 वाली, जो बेस रेट सिस्टम चला आ रहा था, इसको इसने रिप्लेस कर दिया। मतलब समझो, जितने भी रुपी सैंक्शन और क्रेडिट लिमिट रिन्यू हुई हैं 1 अप्रैल 2016 के बाद, इनका जो इनको प्राइस जो इनका रखा जाएगा वो रखा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या मैंने बताया था? MCLR के बेसिस पे। ठीक है, और ये MCLR क्या किस बेसिस पे होगा? ये इंटरनल बेंचमार्क होगा। इंटरनल बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ? अंदरूनी मतलब काम हो रहा है। इसका मतलब जो रेफरेंस रेट है वो इंटरनली बैंक जो है वो डिटरमाइन करेंगे इंटरनली। ठीक है, ये ऐसे पर्पस के लिए। तो ये कुछ कहानी हुई। तो आपको इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आसान शब्दों में, आम शब्दों में इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या चल रहा था अपने पास में? BPLR। ये कब तक चला? 2010 तक। फिर क्या आया? बेस रेट। क्लियर है? बेस रेट आया। उसके बाद ये कब तक चला? ये 31 मार्च 2016 तक चला। और उसके बाद नया रिफॉर्म क्या है भाई? MCLR, जिसने रिप्लेस कर दिया इस बेस रेट को। ये कब से आया? 1 अप्रैल 2016 से। अब इन तीनों को डेटों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ाती हूँ। तो एग्जिस्टिंग जो भी लोन्स या जो भी क्रेडिट लिमिट्स जो भी बेस रेट से लिंक थी, मतलब ये बीच वाले से जो 31 मार्च 2016 तक चला था, बेस रेट मतलब ये इंटरनल बेंचमार्क रेट है जिसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर रहे थे 31 मार्च 2016 तक। और या फिर ये जो BPLR है, मतलब बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, इससे जो भी लोन्स और क्रेडिट लिमिट्स लिंक्ड थे, ठीक है, अभी तक ये कंटिन्यू करते, मतलब ये कंटिन्यू रहते टिल रीपेमेंट और रिन्यूअल एज द केस में भी। ठीक है, ये यहाँ पे अगर मान लीजिए इन दोनों से भी कोई लोन्स या कोई भी आपका क्रेडिट लिमिट्स वगैरह लिंक हैं, तो ये सब कंटिन्यू रह रहे थे जब तक के लिए रीपेमेंट या रिन्यूअल ना हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हालांकि जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स थे उनके पास ये भी ऑप्शन था कि वो जो तीसरा वाला नया वाला आया है, ये जो MCLR, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो ये जो MCLR है, इससे भी वो लोग लिंक कर सकते थे अपने लोन्स को एट म्यूचुअली एक्सेप्टेड टर्म्स। इतनी बात समझ में आई आपको? बहुत ही क्लियर हो गया होगा। बस इतनी छोटी सी बात ही कहना चाहते हैं कि जो भी लोन्स या जो भी क्रेडिट जो चलते आ रहे थे प्रेजेंट टाइम में, जो कि पहले वाले BPLR या बेस रेट से रिलेटेड थे, लिंक थे, वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो ये बंदा है इसके पास जो भी मतलब बोरोवर है, इसके ऑप्शन है कि हाँ वो चाहे तो MCLR में स्विच कर ले। इतनी बात समझ आई? अब MCLR क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR,
ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का, जिसके नीचे बैंक पैसा नहीं देता, मतलब बैंक लेंड नहीं करता है इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के नीचे। अब लेकिन क्या हर केस में नहीं करता? नहीं, कुछ केसेस हैं उनको एक्सेप्शन में रखा गया है। जो केसेस आरबीआई अलाउ कर दे उनकी बात अलग है, ठीक है, उनके बेसिस में कर सकता है। और बाकी सारे नॉर्मल केसेस के लिए बैंक इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के नीचे लेंडिंग नहीं करेगा। और यही मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है इसे कहेंगे हम MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो भी कह लो, ऑफ अरेंजिंग 1 मोर रुपी टू दी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। तो ये कुछ कहानी है यहाँ पे MCLR की। अब देखिए बैंकिंग को और ट्रांसपेरेंट करा गया, क्योंकि भाई जनता का पैसा अगर जा रहा है किसी जगह पे तो जनता को इस बारे में पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जनता का पैसा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पूरा कुछ ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा गया। स्ट्रेस डाला गया है कि आप पूरी तरह से फुल डिस्क्लोज करिए गुड्स को, और जो आपके बैड एसेट्स हैं उनको भी पूरी तरह से आप डिस्क्लोज करिए। फिर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्म इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग नॉर्म्स ना, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर के लिए आए। और पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो ये एनपीए होता है ना, बड़ा सुनते होंगे आप एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, इसकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन प्रोवाइड करी गई, जिसे 90 डेज नॉर्म्स बोलने लगे। तो 90 डेज नॉर्म्स क्या मतलब है कि अगर मान लो कोई लोन लिया गया है और इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया गया 90 दिनों तक, तो इसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी का इसे आइए डिस्कस करते हैं। तो इसे हम बेसल नॉर्म्स भी बोलेंगे। तो यहाँ पे जरा बेसल नॉर्म्स के बारे में सुना होगा बैंकिंग सेक्टर में, बेसल 1, बेसल 2, अब तो बेसल 3 नॉर्म्स आ गए। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में। तो कैपिटल एडिक्वेसी पार्ट है एक बड़े, एक लार्जर ग्लोबल फ्रेमवर्क का, भाई, जो है बैंकिंग कमेटी फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCFC का। और इसी को ही बेसल 1, बेसल 2 बोलते हैं। और खैर अभी फिलहाल तो बेसल 3 नॉर्म्स चल रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस जो आई थी उसके बाद। अब आप कहोगे कि मैम ये बेसल ही नाम क्यों दिया हुआ है? तो बेसल नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये एक स्विट्जरलैंड में जगह है, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये जो BCFC है, ये अपने नॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब करी, और यही जो नॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब करती है ये एप्लीकेबल है सारे ही बैंकों पे, सारी कंट्रीज के अंदर, और इसीलिए इनको बेसल नॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो कैपिटल एडिक्वेसी है ये किसी भी बैंक पे लागू होती है जो बैंक लोन वगैरह देता है, मतलब इन अ बिजनेस ऑफ लेंडिंग, जो लेंडिंग के बिजनेस पे है, ठीक है, जो लोन वगैरह देता है उन सब पे ये कैपिटल एडिक्वेसी इंप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि देखो, किसी ने लोन दिया, बैंक ने लेंडिंग की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना नॉर्मल रिस्क तो इसमें इन्वॉल्व है ना, कि मान लो उसने, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तो रिस्क तो इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए बैंकों का के पास खुद का कुछ तो पैसा होना चाहिए उस रिस्क को मीट करने के लिए। मान लो कि ऐसा हो जाए कि बहुत कोई लोग उसका पैसा लेके भाग जाए, तो बैंक वहां से भरपाई कैसे करेगा? उसके पास खुद का पैसा होना चाहिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बैंक पैसा कैसे कमा रहा है, तो खुद का तो जोड़ के रखेगा ना भाई। अब देखो भाई, जो कैपिटल होती है बैंकों की, ये आप क्या कहोगे, क्या है बैंक की कैपिटल, क्या बोलोगे, क्या होगा बैंक का पैसा? अब देखो भाई, ऐसे भी हो सकता है कि बैंक की खुद की कैपिटल या फिर रिजर्व, जो इनके आपके जो है कोर कैपिटल के तौर पे होते हैं। तो टीयर 1 में यही सब आता है। टीयर 1 में क्या आया, ऐसे समझो, टीयर 1 में क्या आया, टीयर 1 में आया कि बैंक की खुद की कैपिटल, ओन कैपिटल एंड रिजर्व एज द कोर कैपिटल, एंड ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सप्लीमेंट्री कैपिटल। अब सप्लीमेंट्री कैपिटल आ गया टीयर 2 में। ये सारा का सारा बैंकों के पास होता है, बट तुरंत नहीं होता, लेस रेडली होता है, तुरंत तुरंत तड़पड़ नहीं होता। अब तड़पड़ क्यों नहीं होता? अब मान लो इनके एसेट्स का रिवैल्यूएशन करा जाए, टेकिंग एट अ डिस्काउंट, तो ये एक पड़े हुए हैं, कुछ प्रोविजंस हैं स्टैंडर्ड एसेट्स की, कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो कि बैंक ने लिए होंगे, है ना, सब
ऑर्डिनेटेड डेट जिसे बोलते हैं। तो ये सारा कुछ पैसा है, तो तुरंत थोड़ी ना बैंकों के पास कैश फॉर्म में कि लो हमने तुरंत भरपाई कर ली। हाँ, किसी न किसी फॉर्म में इनके पास है। अब यहाँ दो चीजें तो आप समझ गए कि टीयर 1 में क्या आ रहा है और टीयर 2 में क्या आ रहा है। तो देखो, जो आज के डेट में बैंक्स हैं, इनको जरूरत ये है कि इनके पास खुद की कैपिटल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड और रिटेन प्रॉफिट्स। अब रिटेन प्रॉफिट्स कैसे, कि जो बैंक के अंदर जो भी पैसा जमा है वो बैंक का खुद का नहीं है बट जनता का है, पब्लिक मनी है। तो कंडीशन जो कि मैंने बताई ये कि was that tier 2 capital could not be more than 100% of tier 1 capital। tier 2 मैंने बताया ना सप्लीमेंट्री कैपिटल, तो it could not be more than 100% of tier 1 capital। that is tier 1 capital, what is the tier 1 capital? bank's own capital and reserves as the core capital। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tier 1 capital। तो and that subordinated debt under tier 2 capital नॉट टू एक्सीड 50% ऑफ टीयर 1 कैपिटल। और दूसरी बात, मेन बात ये कि जो सब ऑर्डिनेटेड डेथ हैं, आपका डेप्थ वगैरह हैं अंडर टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल मैंने आपको बताया क्या होती है, सप्लीमेंट्री कैपिटल। तो उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट डेथ वगैरह हैं ये 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टीयर 1 कैपिटल के। तो ये आज की डेट में ज़रूरत है। अब जो ये असेट पोर्टफोलियो है बैंक का, ये वेटेड है बाय रिस्क एलिमेंट। अब ये रिस्क एलिमेंट की क्या कहानी आ गई, ये रिस्क एलिमेंट प्रिस्क्राइब करता है हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे देश में कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिस्क एलिमेंट प्रिस्क्राइब करता है, उसी के थ्रू एक पोर्टफोलियो बैंक का ये वेट करा जाता है। और मिनिमम 8% कैपिटल को प्रिस्क्राइब करा जाता है एज कैपिटल एडिक्वेसी मेजर या बेसल 1 नॉर्म्स के तौर पे। जो अगर मान लो कि अगर बैंक का रिस्क वेटेड असेट 100 रुपीस का है, तो इसका मतलब 8 रुपए इसको एज कैपिटल, मतलब टीयर 1 और टीयर 2 के तौर पे रखने पड़ेंगे बेसिल 1 नॉर्म को कंप्लाई करने के लिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी तो ध्यान रख लिए ना, कि मान लो कि पैसा लॉस होता है तो हमारे पास कुछ पैसा रखा है। अब देखो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक्स के लिए है, मैंने आपको बताया ये मेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है का पार्ट है, और यही एक पूरा टाइम फ्रेम देता है, टाइम फ्रेम प्रोवाइड करता है ये इंडियन बैंक्स को कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को ये बेसल नॉर्म्स से जो है बेसल कंप्लायंट बना लें। इनके हिसाब से आपको चलना है, तो इनके साथ आप कंप्लायंस बना के चलें। इसी के साथ नॉर्म्स जो है वो रेस करे गए, 9% कर दिए गए, और सेम एंड कंटिन्यूस टू बी द सेम प्रेजेंटली इन इंडिया, सेम जैसे चल रहे हो, ठीक है, बस बढ़ा दिए गए 9% से। बेसिल 2 नॉर्म्स फर्दर रिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट जो कि रिस्क को मेजर करने का है। और भाई बेसिल 1 वाले से तो काम चल ही रहा था, तो बेसिल 2 नॉर्म क्या करेंगे, बेसिल 2 नॉर्म ये करेंगे जो बेसिल 1 नॉर्म में नहीं हो पाया, कुछ पार्ट वो कवर करेंगे। समझ रहे हो? तो सारे इंडियन बैंक्स जो है वो दोनों ही बेसिल 1 और बेसिल 2 दोनों नॉर्म से कंप्लायंट है। उसके बाद जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी, उसके बाद हुआ क्या कि जो रेशियो था वो फर्दर और बढ़ा दिया गया, क्योंकि क्राइसिस आई तो ये दिमाग में रखा गया कि यार ऐसे तो भाई हम इतना कम रखेंगे तो मान लो दिक्कत आती है तो फिर बैंक भी एकदम जो है वो दिवालिया हो जाएंगे। तो इसलिए क्राइसिस के बाद जो रेशियो था इसे फर्दर और बढ़ाया गया, इम्प्लीफाइंग ग्रेटर कैपेसिटी नीड फॉर बैंक्स टू इंश्योर दैट सच ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर क्राइसिस डज नॉट अकर इन फ्यूचर। देखिए भैया, पैसा हो बैंकों के पास इतना हो कि भाई आगे आने वाले समय में ऐसी पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई है वो ना आए, है ना। तो भाई कैपिटल एडिक्वेसी दस हैज अलाउड फॉर फाइनेंशियल रेगुलेशन टू बिकम ग्लोबल। तो भाई कैपिटल एडिक्वेसी ने ये अलाउ करा है कि भाई जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस है ये ग्लोबल बन जाए, पूरे वर्ल्ड में इसको यूज करा जाए। इसने कहा ये कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी डिपॉजिटर जो पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी डिपॉजिटर वो यहाँ पे जाने उसको हक है कि वो भाई फंडामेंटल स्ट्रेंथ जाने बैंक की क्या है, एंड अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन ले अपने बेस्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी लेवल्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स। तो इतना बस समझो यहाँ पे कि अगर आप कहीं पे पैसा जमा करने जाते हो या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई सीधी साफ बात है कि उस पर्टिकुलर बैंक के बारे में उसकी कितना मजबूत है, क्या हालत है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इतना मोटा पैसा इस बैंक में रखना चाहिए
या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये पूरा बेस्ड होगा कैपिटल एडिक्वेसी लेवल पे बैंक की। अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देती हूँ। देखो भाई, एक सिंपल सी बात समझो कि अगर आपके पास मान लो कि 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 लाख की तक शुरुआत करते हैं, ज़्यादा नहीं मुंह खोलेंगे। 10 लाख रुपए हैं, आप गए इस बैंक के पास में और आपने सोचा इस बैंक में लाओ हम 10 लाख रुपए रखवा देते हैं। तो आप पहले इसका कैपिटल एडिक्वेसी तो देखोगे ना कि मान लो जिसको इस बैंक ने लोन दिया है, अगर वो लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं और इस बैंक को पैसा वापस नहीं मिलता है, तो क्या इसके पास इतना पैसा है कि ये इस पैसे की भरपाई कर ले? अगर हाँ, तो ठीक है, आप पैसा जमा कर दोगे। अगर नहीं, तो आप एक बार डरोगे पैसे जमा करने में, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक दिवालिया घोषित हो जाए और हमारा पैसा जाएगा फंस। समझ रहे हैं? ये हो जाता है ना निकालने पे। जब होता क्या है, ऐसे जल्दी बैंक डूबता नहीं है। रीज़न किसी भी जगह का पता है क्या होता है कि मान लो एक पर्टिकुलर बैंक है, किसी भी जगह का है, अभी हम बैंक के टर्म में बात करें तो बैंक को आपको समझाते हैं। मान लो बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है। अब किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई ये बैंक तो ये डूबने वाला है, तो होता क्या है कि दिक्कत ये नहीं होती कि आके लोग पैसा निकाल रहे हैं, दिक्कत ये होती है बहुत बड़ी मात्रा में ये सारे लोग आ गए और सब पैसा निकालने लग गए, तो बैंक दिवालिया ज़्यादा तेज़ी से घोषित हो जाता है। जैसे कि भाई, अब इसने तो लोन दे रखा है, अब लोन तो तुरंत वापस मिलेगा नहीं, लेकिन अगर निकालने वाले सब एक साथ आ जाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है दिवालिया घोषित हो जाएगा, है ना? अब वही वाला हिसाब किताब लगाओ कि सांप का ज़हर आप में फैलेगा, जो नॉर्मल सांप होगा, 4 घंटे में आप मरोगे। लेकिन अगर आप घबरा गए, आपका धक-धक-धक होने लग गया, दिल दिमाग में चढ़ गया, तो तुरंत मर जाओ। तो इसलिए समय लो, पेशेंस लो, और अगर लगे कि भाई बैंक डूब रहा है, जो जल्दी पैसा निकालने पहुंच गए, लो बर्बाद हो गया बैंक। ठीक है, तो ये मामला है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर है वो प्रॉपर समझे जाने और तब पैसा अपना इन्वेस्ट करे। तो अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन बैंक जो है वो कंप्लायंट है कैपिटल नीड से, और एवरेज की अगर बताऊँ तो इंडियन बैंक करीब 8% कैपिटल एडिक्वेसी रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है मामला, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट को समझेंगे आरबीआई के द्वारा करे गए। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल SIS, and if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Also, you can follow me on Instagram, Facebook, Twitter, and Telegram. All the link are in description box, and also you can watch these videos on Facebook just like the page SIS. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.